Hello everyone. So now we are moving to the next amendments of the chapter material. जैसे कि लास्ट वीडियो में आई टोल्ड यू हाउ टू हैंडल इलस्ट्रेशन नंबर 1, दैट इज अ न्यू क्वेश्चन. एंड अब आप नोट करो कि जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 थी आपके मॉड्यूल में, वो इंस्टीट्यूट ने वहां से हटा दी है एंड उसकी जगह पर उन्होंने एक नया क्वेश्चन फ्रेम करके वहां पर लगा दिया है, जो कि बहुत अच्छा है. ठीक है, समझने वाला है. एंड मोर ओवर मैं एक और बात बता दूं, जो पुराना आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 था, वो ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो चुका है, वो उन्होंने वहां से हटा दिया है. तो इसका बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस है कि आपके पास रादर इसी टॉपिक के 2 गुड क्वेश्चंस हो गए. एक वो वाला अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन था एंड एक ये वाला नया ऐड हो गया. ठीक है, तो आपको दोनों को अच्छे से तैयार करना है. मैं आपको अमेंडमेंट्स के लिए ये नया वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ. सो चलिए समझते हैं टॉपिक को. ये टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक कवर हो रहा है स्टॉक आउट कॉस्ट का. अब स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होता था, नाम से पता चल रहा है ना. मैं बताती हूँ. स्टॉक आउट कॉस्ट, इसको हम कैसे बोलते हैं? कॉस्ट, दिस मीन्स कॉस्ट of being out of stock. being out of stock. अब मान लीजिए अगर आप किसी शॉप पर गए कोई सामान लेने एंड वहां पर आपने बोला कि भैया मुझे 5 किलो शुगर डाल दो. तो अगर भैया बोले कि जी शुगर तक खत्म है, मतलब वो तो खत्म हो चुकी है, तो फिर आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा? हाँ, ये क्या हो गया, यहाँ से तो कभी कुछ मिलता ही नहीं. मतलब बाहर निकलते आपके दिमाग में सबसे पहली बात ये कि इसके पास तो कभी कुछ होता ही नहीं है, चाहे बेचारे के पास पहली बार ही कोई चीज आउट ऑफ स्टॉक हुई हो, है ना. एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है उस बंदे के लिए, उस शॉप के लिए. तो वो है कॉस्ट ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक फॉर द बिजनेसमैन. अब क्या होगा, वो कस्टमर दोबारा कभी उसको जरूरत पड़ेगी तो वो शायद ही विल फील रिलक्टेंट कि वो इसके दिमाग में यही आएगा कि पहले तो इससे मिला नहीं था, शायद अब भी ना मिले. तो वो रेयर सिचुएशन आपके लिए कितनी महंगी पड़ी. एक तो सबसे पहले आपकी गुडविल खराब हुई, दूसरे नंबर पर जो आप प्रॉफिट कमा सकते थे आपने वो भी गवा लिया, है ना. तो आउट ऑफ स्टॉक होना बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है फॉर एनी बिजनेसमैन. अब इसका हल क्या है? अब हल आप बोलोगे कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मेंटेन करो ताकि कमी आए ही ना. अरे ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मेंटेन करेगा तो आप तो कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आप तो ऐसी सलाह दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा स्टॉक मेंटेन करने पर बिजनेसमैन को कैरिंग कॉस्ट पड़ती है ना. अगर वो कस्टमर व खाली हाथ ना चला जाए, इस चक्कर में कैरिंग कॉस्ट इनकर करता रहे, ये भी तो कोई अच्छी सलाह ना हुई ना, है ना. तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है. तो यही टॉपिक है हमारा स्टॉक आउट कॉस्ट का. तो इसी से रिलेटेड हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, जो कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो आई होप यू गॉट द ग्लोबल आइडिया. चलिए देखते हैं क्या कहता है. तो ये मैं आपके सामने रख रही हूँ आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 8 फॉर योर कन्वीनियंस. तो कहते हैं आईपीएल लिमिटेड यूजेस अ स्मॉल कास्टिंग इन वन ऑफ इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. द कास्टिंग्स आर परचेज्ड फ्रॉम अ फाउंड्री. IPL Limited purchases 54,000 castings per year at a cost of ₹800 per casting. अब आप देखो पैराग्राफ में कितनी सारी इंफॉर्मेशन है ना. तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो आपको वैल्यू वाली इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको साइड पे निकाल के रख लो. तो जैसे उसने बोला ही परचेजेस 54,000 कास्टिंग्स पर ईयर, तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी एनुअल जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है 54,000 यूनिट्स की. तो उसका परचेज कॉस्ट कितनी है पर कास्टिंग? 800. मेरे हाथ में डाटा बाहर आ गया, अब मुझे बार बार इस पैराग्राफ को पढ़ना नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट कहता है द कास्टिंग्स आर यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन अ 360 डेज पर ईयर बेसिस. अब नंबर ऑफ डेज अब आपके सामने क्लियर है, 365 नहीं लेने, 360 लेने हैं. ओके जी, इवनली यूज करता है. Company estimates that it costs ₹9,000 to place a single purchase order and about 300 to carry one casting in inventory for a year. तो इस लाइन से मुझे एक तो पता चला ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ₹9,000. उसने लिखा ना टू प्लेस अ सिंगल परचेज ऑर्डर and 300 to carry one casting in inventory for a year. अब if you remember the exact wording of carrying cost, तो क्या होती थी? cost of carrying in inventory 1 unit
फॉर अ ईयर, मतलब एक यूनिट को पूरा साल संभालने का खर्चा। ये वर्डिंग मुझे फ्रेम करनी होती थी, डाटा को उसके हिसाब से मैनेज करना होता था। यहाँ पर डाटा दिया ही उस हिसाब से हुआ है, तो मुझे कुछ मैनेज नहीं करना पड़ा, सीधा 300 लिख दिया, ना मल्टीप्लाई बाय 12, कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक साल का खर्चा एक यूनिट का 300 रुपये दिया हुआ है। गॉट इट। अब चलते हैं आगे। अब कहता डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री जनरली टेक्स 6 days बट इट कैन टेक एज मच एज 10 days। अब नॉर्मली डिलीवरी 6 दिन में आ जाती है, बट लेट टू लेट भी अगर बात करें तो 10 दिन तक सामान आ जाता है। द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर अकरेंस आर शोन इन द फॉलोइंग टेबुलेशन। अब यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत क्रूशियल है। अब इसमें वो क्या बता रहे हैं, डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ अकरेंस, मतलब 6 दिन में सामान आ जाता है, इसके चांसेस 75% है। डिलीवरी 7 दिन में आती है, इसके चांसेस 10% है। 8 दिन में आती है, इसके चांसेस अब आप देखो 5% है। 9 दिन में आती है, इसके चांसेस भी 5% है। फिर 10 दिन में आती है, इसके चांसेस भी 5%। मतलब समझ रहे हो इस चीज को। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 6 दिन में आने की। ठीक है, अब आगे क्या कहता है। सबसे पहले अब आप रिक्वायरमेंट का पार्ट देखो, कहता EOQ कैलकुलेट करो। तो EOQ तो हमें रटाया हमारा एक फॉर्मूला है, EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाई C। अब व्हाट इज 2 हियर, 2 होता है। व्हाट इज A, 54,000। व्हाट इज O, अब मैंने देखो मेरा टाइम कितना सेव हुआ, मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ था। अब मैं दोबारा से यहाँ से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं इधर से पढ़ रही हूँ। ठीक है, O मैंने लिखा हुआ है 9,000, C मैंने लिखा हुआ है 300। तो चलो जी करो इसको सॉल्व। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, हम टाइम सेव करते हैं, यहां पर आपका आंसर आएगा 1800 कास्टिंग्स। हाँ जी, तो इससे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जो कि मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से समझना। अब वो क्या कहता है, बिल्कुल एक लेमैन की तरह समझना। अब कहता, एज्यूम करो द कंपनी इज विलिंग टू एज्यूम अ 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर पॉइंट। 2 चीजें उसने पूछी हैं, लेकिन पहले वर्डिंग समझो। कहता अगर कंपनी 15% रिस्क लेने को तैयार है कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है। अब इसका समझेंगे कैसे, देखो 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है। आप बैक कैलकुलेशन करो। 75% श्योरिटी थी 6 दिन में आने की, 10% श्योरिटी 7 दिन में आने थी। अब अगर यहां तक मैं टोटल करूं तो कितना बना, 85%। समझ रहे हो, 85%। ये बाकी बचा 15%। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 15% रिस्क लेने को तैयार हूं कि अगर कोई कस्टमर मेरे पास आता है, आउट ऑफ स्टॉक का मतलब कस्टमर आया, मेरे पास सामान नहीं था देने को, तो मैं 15% रिस्क तक लेने को तैयार हूं, क्योंकि मेरी कैरिंग कॉस्ट भी तो उतनी बढ़ेगी ना। तो इसका मतलब इस एरिया की मैं बात नहीं करूंगी। 15% यहां तक बन गया ना। तो बैक से देखो 15% यहां पर आके स्टॉप होता है। ठीक है, ये डेड, इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब 85% टाइम्स मैं श्योर होना चाहती हूं कि कस्टमर आए और मेरे पास सामान हो, 85% टाइम्स। ठीक है ना, ऑपोजिट हो गया। अब कहता अगर आप इस सिचुएशन में हो, एंड अब आप बता सकते हो कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में रहना चाहते हो तो आप सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करोगे, सोचो। अब देखो नॉर्मली सामान कितने दिन में आता है, उसने क्या बोला था, जनरली टेक्स 6 days। 6 दिन के अंदर सामान आता है, इसके मैक्सिमम चांसेस हैं। लेकिन 7 दिन तक जाते हैं हम, मतलब 7 दिन में डिलीवरी आती है, इसके टोटल चांसेस 85% बन जाते हैं। मतलब आप रेडी हो कि अगर 7th डे तक भी डिलीवरी आती है तो भी यू स्टिल फील सेफ। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन करोगे। अब आप लेमैन की तरह सोचो, एक बिजनेसमैन है, उसने कॉस्टिंग नहीं पढ़ी होती है। आप सोचकर देखो अपने आसपास अपनी फैमिली में जो भी बिजनेस रन करते हैं, क्या उन्होंने इतने टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं? नहीं, क्योंकि हम टेक्निकल बना लेते हैं चीजों को।
अगर मैं आपसे सीधा पूछूं कि 6 दिन में सामान आता है लेकिन 7 दिन तक मतलब मैं रेडी हूं कि अगर आता है तो भी कस्टमर मेरे हाथ दुकान से खाली नहीं जाएगा, तो मेरे पास कितना एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हो, कितने दिन का, तो आप क्या बोलोगे? 1 दिन का ना। 1 डे का एक्स्ट्रा स्टॉक आप रखोगे अपने पास, तो 1 डे का एक्स्ट्रा स्टॉक कितना है, अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अब स्टॉक 54,000 यूनिट्स आपके कितने दिन में कंज्यूम होते हैं? 360 डेज में कंज्यूम होते हैं। एक दिन का स्टॉक कितना निकलेगा? तो इट इज 54,000 डिवाइडेड बाय 360, तो 150 यूनिट्स सिर्फ अगर आप अपने स्टॉक में एक्स्ट्रा रख लो। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? एक इतना स्टॉक कि जिसमें आप सेफ फील करते हो, मतलब कस्टमर आए तो आप वहां से मिनिमम लेवल से अपना सामान निकाल के उसको दे सकते हो। तो अगर आप 150 यूनिट्स का स्टॉक मेंटेन करके चलते हो तो यू विल बी 85% सेफ कि आपके हाथ से कस्टमर खाली नहीं जाएगा। 15% रिस्क तो आप खुद लेने को तैयार थे। ठीक हो गया? तो आप इसका मतलब सिर्फ 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखोगे। अब ये कैलकुलेशन मैंने ओरली कर दिया, मैंने कोई फॉर्मूला तो रटा नहीं हुआ था यहाँ पर। तो अब क्योंकि मुझे पेपर में मार्क्स लेने हैं तो मैंने पहले कैलकुलेशन कर ली। अब मैं इस कैलकुलेशन को नाम कैसे दूं? ये मैंने क्या किया, मैंने पूरे साल की कंजम्पशन को पूरे साल के डेज के साथ डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ टोटल डेज। ठीक है, ये क्या है? 360 नंबर ऑफ। एक मैंने कैसे कैलकुलेट किया? एक मैंने कैसे किया था? 7 - 6। अब 7 - 6 क्या है? मेरी नजर में मैक्सिमम डिलीवरी टाइम जो इसी के लिए मैं रेडी हूं वो है 7 डेज। 6 क्या है? एवरेज टाइम जो नॉर्मली लगता है। यही 2 वर्डिंग्स है। तो अब आप देखो बुक कैसे प्रेजेंट कर रही है। बुक वाले आपको सीधा पहले फॉर्मूला देते हैं, एनुअल डिवाइड बाय 360, मैक्सिमम लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम, चलो जी 150 कास्टिंग्स। समझना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे बन गया, क्या हो गया। तो सिंपल, यूज योर माइंड। ठीक है, बहुत इजी है। सेम कंसेप्ट थर्ड पार्ट में भी लगना है, मैं वहां पर दोबारा से रिपीट करूंगी। अगर कहीं स्टिल कोई कंफ्यूजन रह गई है कि मैंने किया क्या है तो थर्ड में मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। अब उसके साथ साथ आपको सेफ्टी स्टॉक के साथ उसने आपसे रीऑर्डर पॉइंट भी पूछा था, रीऑर्डर पॉइंट। तो रीऑर्डर लेवल कैसे? अब रीऑर्डर लेवल का ये फॉर्मूला इस शेप में लिखते हैं। मैंने जैसे अपनी क्लास में मैं सिखाती हूँ या खुद समझती हूँ, क्योंकि मेरे को होता है कि बस फाइनल आंसर आना चाहिए, सीखने का तरीका अपना होता है। तो मैं एक बॉक्स बनाती हूँ, फिर यहाँ पर मैं थोड़े से मार्क्स जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट करती हूँ कि अगर ये डब्बे का मैक्सिमम लेवल है, ये इस डब्बे का रीऑर्डर लेवल होगा कहीं ना कहीं, फिर ये इस डब्बे का मिनिमम लेवल होगा जिसको हम सेफ्टी स्टॉक भी कह देते हैं, फिर इसके नीचे एक डेंजर लेवल होगा। ठीक है, एंड इनके मैं जो फॉर्मूले करवाती हूँ वो कभी भी रटवाती नहीं हूँ। मैं इनके पूरी आपको बड़े मज़े के साथ ये फॉर्मूलेज मैं अपनी क्लास में डिस्कस करती हूँ, जिसमें मैं एक राजमा के डब्बे की एग्जांपल लेती हूँ। एंड ये भी मैंने ना वीडियो एक अपनी चैनल पर डाली हुई है इसकी कॉस्टिंग की, तो आप इसको देख सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को वहाँ से डिटेल में सीख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको मतलब फास्ट वे में थोड़ा बता देती हूँ कि मैं फॉर्मूला कैसे सोचती हूँ। मैं हर एक फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल पर खड़े होकर सोचती हूँ। अब मुझे रीऑर्डर लेवल पर का खुद का आंसर निकालना है, तो अब मेरे हाथ में इन सारी इंफॉर्मेशन में से हाथ में है क्या इस पार्ट के लिए? तो इस पार्ट के लिए मेरे हाथ में सेफ्टी स्टॉक है, ये वाला है। अब मिनिमम लेवल का फॉर्मूला हमने क्या सीखा हुआ है? हम कहते हैं कि हम रीऑर्डर लेवल पर खड़े हैं एंड नीचे आना है तो समथिंग विल बी डिडक्टेड। ठीक है, अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि री मैक्स मिन एवरेज की एक वो राइम मैंने सिखाई हुई है, री मैक्स मिन एवरेज। इसका क्या मतलब है? रीऑर्डर के फॉर्मूले में मैक्सिमम कंजम्पशन वर्ड यूज होगा, मैक्सिमम के फॉर्मूले में मिनिमम कंजम्पशन वर्ड यूज होगा, मिनिमम के फॉर्मूले में एवरेज कंजम्पशन यूज होगा। री मैक्स मिन एवरेज, री मैक्स मिन एवरेज। कभी भी ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकते, नहीं तो नॉर्मली जो रट्टा मतलब होता है वो कहीं ना कहीं पेपर में धोखा दे जाता है। ठीक है, तो ये री मैक्स मिन एवरेज। अब मैं कहाँ पर हूँ? मैं मिनिमम लेवल के फॉर्मूले को क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मिनिमम की हेल्प से रीऑर्डर का आंसर निकालना है। तो मिनिमम के फॉर्मूले में कौन सी कंजम्पशन है? एवरेज। तो यहाँ पर एवरेज कंजम्पशन
एंड जिस जैसी कंजम्पशन होती है वैसा ही टाइम होता है, तो एवरेज लीड टाइम। अब इसको यूज करते हैं। मिनिमम लेवल मेरा आया था आंसर 150 इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन कितनी निकली थी हमारी, यहां पर 150 कास्टिंग्स है ना, 54,000 डिवाइडेड बाय 360। अब एवरेज लीड टाइम कितना है क्वेश्चन में, 6 डेज का, ठीक है ऑनर, क्योंकि मेन एवरेज 6 डेज की है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट आंसर यू विल गेट, रीऑर्डर लेवल विल बी इक्वल टू, इसको करोगे तो 900, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 1050 कास्टिंग्स इज योर आंसर। ठीक है जी, तो ये है हमारा आंसर। मतलब मैं ऐसे सिखाती हूँ, मतलब ये बहुत इजी वे है, अगर आपको सीखना है तो यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। अब कहता है एज्यूम करो कंपनी अब सिर्फ 5% रिस्क लेने को तैयार है ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। सेम क्वेश्चन है, आपको सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर पॉइंट बताना है। अब आई थिंक आप कर सकते हो, मैं इसको रब करती हूँ। अब फिर से इस चार्ट को बनाते हैं। अब 5% रिस्क का क्या मतलब, वो मैं पीछे से देखूंगी कि इतना रिस्क मैं बियर करने को तैयार हूं इस दिन तक का। इट मीन्स मैं 95% श्योर होना चाहती हूं कि कस्टमर आए और जाए ना। जितनी ज्यादा श्योरिटी होगी उतना ज्यादा आपको सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब 95% श्योरिटी का मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 9 दिन भी तक भी सामान आता है, मैं उस दिन तक का भी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके चलूंगी। 6 दिन में तो आ जाता है। आउट ऑफ स्टॉक कब होगा, जब 7वें दिन तक नहीं आया, इस दिन कस्टमर मेरे पास आ गया। यहां तक भी सप्लायर की तरफ से सामान नहीं आया, कस्टमर यहां पर आ गया। फिर यहां तक भी नहीं आया, कस्टमर यहां इस दिन तक भी आ गया। तो इट मीन्स मुझे बेसिकली 1 2 3 दिन की कंजम्पशन अपने एवरेज स्टॉक में मेंटेन करनी है, अपने सेफ्टी स्टॉक में मेंटेन करनी है, ताकि डिले हो भी जाए तो भी कस्टमर खाली ना जाए। ठीक है, तो आई होप अब आपको वर्जन काफी सिंपल लगा होगा। ठीक है, तो अब करते हैं इसको सब। अब सेफ्टी स्टॉक कैसे निकलेगा, अब फिर से वही बात, एक दिन की कंजम्पशन कितनी थी, 54,000 डिवाइडेड बाय 360, एंड कितने दिन का मैं सेफ्टी स्टॉक लेकर चलूं, 9 - 6, क्योंकि देखने में दिखाई दे रहा है 3 डेज। अब फॉर्मूला भी तो बनाना है, तो फॉर्मूला क्या है, नाउ दिस विल बी माय मैक्सिमम लीड टाइम, दिस इज माय एवरेज लीड टाइम एंड दिस इज माय एवरेज कंजम्पशन। वैसे ऐसा फॉर्मूला कभी समझ नहीं आता कि बना कैसे है। ठीक है, चलिए, तो यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा 450 कास्टिंग्स का। अब से मुझे रीऑर्डर लेवल पूछा है, मैं फिर से अपने इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहां पर रीऑर्डर लेवल का आंसर निकाल दूंगी। तो अब यहां पर मेरे चेंजेस क्या आ जाएंगे, यहां पर हो जाएगा 450 एंड इधर क्या आ जाएगा रीऑर्डर लेवल, एंड ये जो है मेरा सेम रहेगा 900। तो ये इधर जाके एड अप हो जाएगा एंड आंसर विल बी 1350 कास्टिंग्स। आई होप आई एम क्लियर। चलिए, प्लीज अगर समझ आए ना तो कमेंट जरूर कर देना। ओके, आई विल बी वेटिंग। चलिए, नेक्स्ट पार्ट है आपका 5th। कहते हैं रेफर टू द ओरिजिनल डेटा, assume that using process re-engineering the company reduces its cost of placing a purchase order to only 600। अब आपकी इस क्वेश्चन में न्यू परचेज कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 600, ठीक है ना। In addition, the company estimates that when the waste and inefficiency caused by inventories are considered, the true cost of carrying an inventory in stock is 720 per year। तो लो जी, मेरा अब न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आ गई 600, न्यू कैरिंग कॉस्ट भी आ गई 720। एक उसने बोला है ओरिजिनल डाटा से उठा लो 54,000। अब कहता न्यू EOQ निकालो, तो न्यू EOQ बहुत सिंपल है, सब फॉर्मूले में नया डाटा डाल दो, 2 × A × O डिवाइडेड बाय C करोगे, योर आंसर इज 300 कास्टिंग्स। फिर उसने पूछा आपसे, कहता हाउ फ्रीक्वेंटली शुड द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर एज कंपेयर टू द ओल्ड परचेजिंग पॉलिसी। अब कितनी फ्रीक्वेंसी में इसको जो है ऑर्डर करने चाहिए। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि अगर ये 300 कास्टिंग्स एट अ टाइम मंगवाता है तो 54,000 कास्टिंग्स
कितनी बारी ऑर्डर इसको रिपीट ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, समझ के। अगर एक बारी में इसके ये आपके पास आ गया नहीं सॉरी यहाँ पर आना था 300 EOQ आपका, ठीक है ना, ऑर्डर एट अ टाइम, तो ये आपके पास आ गया 180 टाइम्स। आप ले इसको भी लेमैन की तरह समझो, रट्टा नहीं मारना। आप देखो आपको निकालना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, सबसे पहले ये निकालना है। तो आप ये देखो कि अगर 300 कास्टिंग्स कम इन वन ऑर्डर तो 54,000 कास्टिंग्स कितनी बारी ऑर्डर प्लेस करने पर आएंगी, तो 1 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 54,000, ठीक है। जो मतलब ये चीजें जो है ना देखने में लगती हैं कि फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ेंगे, बट नहीं, दे आर लॉजिकल, ठीक है। तो 180 टाइम्स आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अब पूछा उसने ये नहीं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उसने ये पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, कितने दिन के बाद आप ऑर्डर प्लेस करोगे। तो अब दिनों में जाना है, तो अब फिर से सोचो क्या होगा। अब आप ये सोचो कितने दिन, मतलब डेज का डाटा चाहिए। अब मैं पहले पूरे साल, क्योंकि ये साल की इंफॉर्मेशन है, तो साल के बारे में सोचूंगी कि 360 डेज में बांट के मुझे कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं, आपके 180 ऑर्डर्स, ठीक है ना। 360 दिन में 180 बार ऑर्डर जाएगा, गॉट इट। तो इसका मतलब मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ, 180 ऑर्डर्स इन 360 डेज। तो एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर में कितना गैप होएगा, 360 डिवाइडेड बाय 180, दैट इज 2 डेज। तो हर 2 दिन के बाद ये देखो, अंडर न्यू परचेजिंग पॉलिसी IPL लिमिटेड हैज टू प्लेस ऑर्डर इन एवरी सेकेंड डे, हर दूसरे दिन ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब ये देखो क्वेश्चन की वर्डिंग जहां पर नंबर कटने हैं, उसने पूछा क्या था, एज कंपेयर्ड टू ओल्ड परचेजिंग पॉलिसी। अब कहीं पर हमने ओल्ड की बात की कि ओल्ड में क्या होता था, नहीं, क्योंकि हम अपने आंसर को यही कंक्लूड करके छोड़ देंगे। तो अब हमें ओल्ड पॉलिसी के भी सेम इंफॉर्मेशन बतानी है, सेम तरीके से बताना है कि वहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होते थे। अब ओल्ड में मैं पेन चेंज करती हूं। ओल्ड सिस्टम में आप 54,000 कास्टिंग्स मंगवाते थे, एंड एक बारी में कितनी मंगवाते थे, यू वर ऑर्डरिंग 1800 कास्टिंग्स। ओके जी, तो 54,000 डिवाइडेड बाय 1800, तो आपके 30 ऑर्डर्स पूरे साल के होते थे। ओके, तो अब देखते हैं 360 डेज में यू वर प्लेसिंग 30 ऑर्डर्स। अब इसको मैं फिर से रिवर्स करके लिखती हूँ क्योंकि यूनिटरी मेथड जिंदाबाद। तो 30 ऑर्डर्स इन 360 डेज, सो 1 ऑर्डर कितने दिन के बाद होगा, 360 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज 12 डेज। वहां पर फ्रीक्वेंसी कम थी, नई पॉलिसी में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि उसका EOQ छोटा है। तो आई होप दिस न्यू क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू यू। कहीं कोई कंफ्यूजन होगी, अगेन आई एम टेलिंग, प्लीज डू टेल मी एंड गिव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स वेदर समझ आया या नहीं आया। ओके जी, चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट अमेंडमेंट दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योर चैप्टर मटेरियल इज दैट दे हैव डिलीटेड क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो कि पुराने मॉड्यूल में थी, एंड उसकी जगह पर उन्होंने इलस्ट्रेशन नंबर 15 जो है वो नई ऐड कर दी है। बट लेट मी टेल यू, जो इलस्ट्रेशन 14 थी आपके पास अवेलेबल है इन योर मॉड्यूल, दैट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो प्लीज आप उसको भी करना तैयार जरूर। ये मत सोचना कि वो कॉन्सेप्ट डिलीट हो गया है, वो कॉन्सेप्ट लीफो फीफो का ही है, वेटेड एवरेज का ही है, तो वो आपको साथ में प्रिपेयर करना है। एड ऑन आपको इलस्ट्रेशन 15 भी करनी है। ओके जी, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको डिस्कस करना। कहते हैं Embryos India is recently incorporated startup company back in 2019. It is engaged in creating embedded products and Internet of Things solutions for the industrial market. It is focused on innovation design, research and development of products and services. मतलब पूरी उन्होंने स्टोरी बना कर दी हुई है, जबकि इसमें से कुछ जो काम की बात है वो काफ़ी लेट शुरू होनी है, बट आई विल गो थ्रू द रीडिंग पार्ट।
तो कहते हैं वन ऑफ इट्स एम्बेडेड प्रोडक्ट्स इज लॉगमैक्स, अ सिस्टम ऑन मॉड्यूल कैरियर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज. इट इज अ स्मॉल फ्लेक्सिबल एम्बेडेड कंप्यूटर डिजाइन एज पर इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन. यहाँ तक की इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे काम की नहीं थी. अब आती है असली बात. कहते हैं इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ ऑफ September 2021, company entered into a job agreement of providing 4800 logmaks to NIT Mandi. Following details with respect to issues, receipts, returns of store department handling microcontroller, a component used in the designated assembling process have been extracted for the month of September. अब असली डाटा शुरू होता है क्वेश्चन का, जो कि September 1 से लेके 20 सितंबर तक का हमें एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है. उसके आगे की इंफॉर्मेशन फिर पैराग्राफ फॉर्म में है. तो सबसे पहले वो हमें बताता है कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 6000 यूनिट्स का है, जो कि 285 पर यूनिट के हिसाब से पड़ा हुआ है. फिर आपके पास इश्यूज की इंफॉर्मेशन है टू अ मैकेनिकल डिवीजन वाइड मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 009/20. अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं पहले ही इन क्वेश्चंस को मैं कैसे हैंडल करती हूँ. आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो एंड फिर से ना रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट कर लो. जैसे अब साथ साथ में नंबर नोट करते रहो, क्योंकि ये नंबर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो होती है लेकिन बड़े काम की होती है. अच्छा, इसके बाद कहता है रिसीव किए आपने 17,500 यूनिट एट 276 वाइड परचेज ऑर्डर. आपने परचेज किया, इस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको सामान आ गया. फिर आपने इशू किए 12,000 यूनिट्स टू टेक्निकल डिवीजन वाइल दिस रेक्विजिशन नंबर 012/20 के रेक्विजिशन नंबर के अगेंस्ट आपने इशू किया सामान किसी डिपार्टमेंट को. फिर रिटर्न टू स्टोर्स, इतने यूनिट आपकी रिटर्न आई बाय द टेक्निकल डिवीजन अगेंस्ट मटेरियल रेक्विजिशन नंबर दिस. अब ये देखो अब ध्यान से, अब ये दोनों इंफॉर्मेशंस बिल्कुल रिलेटेड हो गई ना, क्योंकि दे बिलोंग टू सेम डेट्स, रेक्विजिशन नंबर ये और ये. इसीलिए मैं कहती हूँ इनको आप ना जब क्वेश्चन पढ़ते हो, क्योंकि पेपर होता है लेंथी, आप देख चुके हो, एंड बार बार क्वेश्चन को इतनी लंबी लंबी स्टोरी. अब आप क्वेश्चन की लेंथ देखो जरा, है कितनी लंबी ना. यहाँ से शुरू हो रहा है एंड इट इज गोइंग अप टिल दिस पेज. ठीक है, पूरा एक पेज क्वेश्चन का है. फिर उसके बाद आपने सॉल्व करना है, टाइम लिमिटेड होता है. तो पहले ही क्वेश्चन को इस ढंग से पढ़ो कि बार बार पढ़ना ना पड़े, वो टाइम ना वेस्ट हो. अब सेम रेक्विजिशन की आपके पास दो इंफॉर्मेशन आ गई, एक इश्यूज की, एक रिटर्न्स की. नेक्स्ट आ गया, कहता रिसीव्ड 9,000 यूनिट्स एट दिस पर वाइड परचेज ऑर्डर नंबर 160/2020. फिर नेक्स्ट डेट का आ गया, रिटर्न टू सप्लायर 700 यूनिट्स आउट ऑफ द क्वांटिटी रिसीव्ड वाइड परचेज नंबर दिस. अब परचेज नंबर फिर से मैच करो तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि ये डाटा भी हमारा रिलेटेड निकलेगा, ये और ये. ठीक है, इसका सुख बाद में पता चलेगा आपको. फिर आपने नए इशू किए 165/20 रेक्विजिशन के अगेंस्ट किसी डिपार्टमेंट को इशू. अब कहता है ऑन 25 सितंबर द स्टॉक मैनेजर ऑफ द कंपनी एक्सप्रेस्ड हिज नीड टू लीव फॉर हिज होम टाउन ड्यू टू सर्टेन कंटिजेंसी एंड इमीडिएटली लेफ्ट द जॉब सेम डे. लेटर ही ऑल्सो स्विच्ड ऑफ हिज फोन. उसने वो जॉब भी छोड़ के चला गया और उसने फोन भी बंद कर दिया. अब क्या हो गया पीछे से ऐसा, कहता है एज द कंपनी हैज अ टेंडेंसी ऑफ स्टॉक टेकिंग एवरी एंड ऑफ द मंथ टू चेक एंड रिपोर्ट फॉर द लॉस ड्यू टू रस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट्स, द न्यू स्टॉक मैनेजर ऑन 30 September 2021 found that 900 units of microcontrollers were missing, which was apparently misappropriated by the former stock manager. फॉर्मर स्टॉक मैनेजर जो जॉब छोड़ के गया है उसने 900 यूनिट्स का घोटाला किया. He further reported loss of 300 units due to rusting of the components. ये रस्टिंग के कारण खराब हुए, 900 का उसने घोटाला कर दिया. अब कहता है आपको स्टॉक लेजर बनाना है यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड ऑफ वैल्यूइंग द इशू. सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ जरूर लेना होता है कि हमें मेथड कौन सा लगाना है. तो वेटेड एवरेज मेथड है. तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट. वेटेड एवरेज में क्या होता है, जो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो कुछ नया नहीं, कोई पुराना नहीं, सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है, हम सबको मिला कर चलेंगे. मेरी वर्डिंग को ध्यान से समझना, ठीक है.
फीफो लीफो क्या करते हैं, वो नए और पुराने को अलग अलग रखते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। लेकिन वेटेड एवरेज क्या करता है, मेरे लिए सब एक समान, हम सबको इकट्ठा मिलाकर रखेंगे। इस पॉलिसी से जो है स्टॉक लेजर बनाया जाता है। तो चलिए फिर कैलकुलेशन पार्ट को मैं सेव करती हूँ। मेरा जोर फिर से आपको कॉन्सेप्ट समझाने पर रहेगा एंड ऐसी लैंग्वेज के साथ रहेगा जिससे आपका कभी लीफो फीफो का क्वेश्चन ना तो कभी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ना ही कभी कोई गलती करवाएगा। करें स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले आप देखो, आपके पास जो पर फॉर्मेट बनना है वो फिक्स है। सबसे पहले यहाँ पर डेट होती है, हेडिंग होती है स्टॉक लेजर, ठीक है। मेथड कौन सा लगा रहे हो वो आपको मेंशन करना है, नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। डेट लिखी, रिसिप्ट कॉलम के अंदर क्वांटिटी रेट अमाउंट, फिर इश्यूज कॉलम क्वांटिटी रेट अमाउंट, देन बैलेंस कॉलम क्वांटिटी रेट अमाउंट। सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी ओपनिंग बैलेंस से, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको बात बता दूं कि कई बारी ओपनिंग का इंफॉर्मेशन वो ना सबसे क्वेश्चन के एंड में दे देते हैं एंड बच्चा जोश जोश में जब क्वेश्चन शुरू कर देता है तो बाद में देखता है कि तो नीचे जाकर क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन ओपनिंग की इंफॉर्मेशन आ गई, तो सारा का सारा टाइम जो है लगाया हुआ वो जीरो वर्थ देता है, क्योंकि ओपनिंग से ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अदरवाइज सारी कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग प्रूव होगी, ठीक है। तो अगर ऊपर है नीचे है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ढूंढ के रखना है कि ओपनिंग स्टॉक का डाटा दिया हुआ है, उसको पहले कॉपी कर दो। तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास दिए हुए थे, हमने रीड किया कि 6000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 285 ईच, तो आपके पास ये अमाउंट आ गई, ठीक है। अब हम डेट वाइज चलते हैं। सबसे पहले उसने आपको बताया, आप अपने हाथ में क्वेश्चन रख लो, मैं अपने क्वेश्चन से रीड करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले उसने बताया था कि इशू किए हैं 4875 यूनिट्स, तो 4875 इशू किए। अब अभी तक तो प्राइस का कोई पंगा ही नहीं है, तो जिस प्राइस रेट, जो रेट अवेलेबल है बैलेंस कॉलम में, उस पर आपने इशू कर दिए, यहाँ से अमाउंट निकल गई। अब यहाँ से आपकी क्वांटिटी कम हुई, उधर से टोटल अमाउंट कम हुई, रेट वहीं का वहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव किए 17,500 यूनिट्स एट 276 रुपीज पर यूनिट। अब रिसीव कॉलम में 17,500 276 के हिसाब से आ गए। अब बैलेंस कॉलम कैसे बनाते हैं, मैं एक बार अपने वे में भी आपको बता देती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, हम सबको मिला कर रखेंगे। मिलाने का मतलब है यूनिट्स को मिला दो एंड उधर से जो आपने टोटल खर्चा किया है उसको मिला दो। रेट का कॉलम बाद में बनेगा, ये बैलेंसिंग फिगर नहीं मैं बोलूंगी इसको, ये आप एंड में कैलकुलेट करोगे, ठीक है। वेटेड एवरेज में रेट का कॉलम एंड में कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले यूनिट्स को मिला दो। कैसे मिलाएंगे, हम लिखेंगे 1125 प्लस 17,500। जब आप इनको एड अप करोगे तो यू विल गेट 18625। इधर से अमाउंट्स को एड अप करो। आप क्या बोलोगे कि 320,625 की वैल्यू का पड़ा था, 48,30,000 का और आ गया, तो अब मिलाकर इनकी कॉस्ट बन गई 5150,625 की। तो बस अब करना क्या है, रेट कॉलम बनाना है, टोटल अमाउंट को इससे डिवाइड कर दो। इसके अगर आपको इन डेप्थ लॉजिक्स चाहिए, लीफो फीफो वेटेड एवरेज, वो मेरी जो फुल फ्लेज क्लास है, जो मेरा कोर्स है, वो उसमें मैं बहुत डिटेल में डील करती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको कॉस्टिंग उस डेप्थ में जाकर समझनी है तो मैं आपके लिए इतना ऑफर कर सकती हूँ कि आप मेरे को अपने रिजल्ट कार्ड की फोटो भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, तो मैं आपको अपना फुल फ्लेज कोर्स एट अ डिस्काउंट देने को तैयार हूँ, ठीक है। ये तो पार्ट में करवाऊंगी कवर, लेकिन जो अगर आपको फुल कोर्स में जाना है तो एनी टाइम यू कैन शो मी योर रिजल्ट कार्ड, आई विल बी प्रॉमिसिंग यू अ गुड डिस्काउंट ऑन दैट, ओके। चलिए, तो अब रेट कॉलम कैसे सेट होगा, दिस फिगर डिवाइडेड बाय दिस फिगर, तो यू विल गेट 276.54, ओके जी। आगे अब नेक्स्ट डाटा था इशूड 12,000 यूनिट्स टू जो भी टेक्निकल डिवीजन है। अब इसमें से 12,000 जब जाएंगे तो अब मैं रेट को यहाँ से 12,000 किस रेट पे निकाल लूंगी, जो रेट मेरा बैलेंस कॉलम पर आ रहा था। ये अब मेरा इतना स्टॉक निकल गया।
अब निकालने के बाद फिर से कैलकुलेशन पार्ट इजी होता है, आप यूनिट्स में से यूनिट्स को माइनस कर दो, रेट अब वही चलेगा, क्योंकि रेट चेंज कब होता है, रेट तब चेंज होता है जब फ्रेश परचेज होती है, ठीक है, अदरवाइज रेट नहीं बदलता। अगर मैं पड़े सामान में से सामान अपने इशू कर दूं तो रेट वही रहता है, शॉर्टकट बता रही हूँ, ठीक है। तो 276 की वैल्यू पर मेरा सामान अभी जितना है स्टॉक में पड़ा हुआ है। इसके बाद आया रिटर्न टू स्टोर्स बाय टेक्निकल डिवीजन। अब हमने देखा था, ये मैं आपको स्क्रॉल करके ऊपर दिखाती हूँ, ये वाली इंफॉर्मेशन हमने इशू किए 12,000 यूनिट्स। अब इसी इशू के अगेंस्ट मुझे वापस रिटर्न आ गई। अब रिटर्न किस रेट पर लेनी है, तो एक बात मेरी और की लाइंस आप याद रखना, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। 2 लाइंस है, मैं आपको एक ही बारी में बता दूंगी क्योंकि वो दोनों इंफॉर्मेशन के काम आएंगी। देखो क्या बोलती हूं मैं, जिस रेट पर मटेरियल इशू किया था, मैं लिख इंग्लिश रही हूं लेकिन लिख हिंदी रही हूं, समझ रहे हो ना, क्योंकि वर्डिंग दिमाग में ये वाली फिट हो जाती है। जिस रेट पर मटेरियल इशू किया था वापस उसी रेट पर लेना है, रेट पर लेना है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी देखो, एक तो सीन होता है जब आपने अपने डिपार्टमेंट को सामान इशू किया, उसने आपको वापस कर दिया। एक सीन क्या होता है जब आपने बाहर सप्लायर से सामान खरीदा होता है एंड आपने उसको 2 दिन के बाद वापस करना होता है, तो भी ये इशू आता है। तो दूसरी सिचुएशन क्या है, जिस रेट पर परचेज किया था, परचेज किया था, वापस मीन्स रिटर्न भी उसी रेट पर करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं सच कह रही हूं। अब देखो इसका रोल, हमने इशू किया था 276.54 पे, वापस लेना है। अब वापस आना मतलब मेरी रिसीट है, तो किस रेट पर वापस लूंगी मैं, 276.5, जिस रेट पे भेजा था उसी पे वापस लूंगी ना, ठीक है। तो ये आ गया। अब इससे मेरा कॉलम कैसे बनेगा, यूनिट्स में यूनिट्स ऐड हो गए, अमाउंट में अमाउंट ऐड हो गई एंड मेरा रेट वहीं का वहीं रहा। अब ये इमीडिएटली आप बोलोगे मैम ये तो सेम है, फिर इतना डिटेल में क्यों गए आप। अगर मान लो 10 के बाद 12 तारीख से पहले 11 तारीख को कोई और परचेज हो जाती किसी और रेट पर, क्वेश्चन तो टेक्निकल जितना मर्जी बनाया जा सकता है, तो आपका ये वाला रेट 11 तारीख के बैलेंस को कुछ और शो कर रहा होता। फिर जब ये रिटर्न आती तो ये तो 276.54 पे आती, तो फिर दोबारा से आपका बैलेंस कॉलम का जो रेट है वो हिल जाता ऑन 12th। पॉइंट की गहराई को समझना, यहां पर ये सेम आ गया, दैट डजंट मीन कि इसका लॉजिक ही ये है, इसका लॉजिक ये नहीं है। अगर इन बिटवीन कोई फ्रेश परचेज हो जाती तो ये रेट हर बार हिलता, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो आपने रिसिप्ट डालनी है वापसी की, वो उसी रेट पर डालनी है जिस पर आपने भेजा था। ये हिलता है हिली जाए, इसकी आपको कोई टेंशन नहीं करनी है। ओके जी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर आई थिंक। अब नेक्स्ट डेट पर चलते हैं। अब 15th को क्या हुआ, देखो आपने 9,000 रुपये परचेज ऑर्डर के थ्रू बाय किए 288 पर। अब देखो यहाँ पर आपने 9,288 पर न्यू बाय किए, आपका बैलेंस कॉलम कैसे हुआ, यूनिट्स में यूनिट्स ऐड हुए, 9 में 9 ऐड हुए, 18,000 यूनिट्स। अमाउंट में अमाउंट ऐड होगी, ये बनेगा, एंड जब अमाउंट को आप स्टॉक से डिवाइड करोगे तो आपके पास रेट आ जाएगा। अब रेट चेंज हो गया, आपका 282.27 पे आ गया। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, वो कहता है रिटर्न टू सप्लायर 700 यूनिट्स आउट ऑफ दिस और परचेज ऑर्डर, सेम परचेज ऑर्डर में से हमने 700 का सामान वापस भेजा। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। अब अगर मैं 700 का सामान वापस भेजती हूं तो इश्यूज में आएगा, तो अब आप बोलो कि इशू को 282.27 पे डाल दूं तो रॉन्ग है ना। अब इसने 288 क्यों लिया, क्योंकि जिस रेट पर बाय किया था वापस उसी रेट पर करना है।
तो 288 का रेट हम यूज करते हुए रिटर्न में डालेंगे। अब इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं करनी कि ये सेम रहा, ये हिल गया, वॉट एवर, क्योंकि मुझे क्या देखना है, मेरे स्टॉक में बैलेंस ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 18,000 में से 700 निकल गए, तो आई विल बी राइटिंग 17,300। मेरे स्टॉक की वैल्यू कितनी है, मैं बोलूंगी 50,80,928 का सामान पड़ा था, जिसमें से 2,01,600 का सामान हमने रिटर्न कर दिया। बैलेंस इज 48,79,328। अब जो रेट आता है आई जाए, आई डोंट वरी कि सेम नहीं आया, चेंज हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रांग रखना। गॉट इट? तो चलिए, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जिनमें लीफो फीफो के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इशूड 9500 यूनिट्स। ये सिंपल इंफॉर्मेशन है, तो अब आपका जो रेट एग्जिस्ट कर रहा है 282.04 का, उस पर आप अपनी फ्रेश इशू कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अब क्या है, नीचे पैराग्राफ में जाकर उसने यहां पर आपको लॉसेस के बारे में बताया था। उसने बोला था 900 यूनिट्स मिसिंग थे, जो कि मिस एप्रोप्रिएशन का रीजन था, एंड 300 यूनिट्स हमारे नॉर्मल लॉस के थे। मतलब इसमें दोनों पॉइंट कवर हो गए, एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस। अब क्या करना होता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन एबनॉर्मल लॉस की है, तो लेट अस डील दैट। अब एबनॉर्मल लॉस 900 यूनिट्स का हुआ, सीधी सी बात है, फिर वही बात, कस्टमर क्या हमारी मैनेजर की गलती को का नुकसान बियर करेगा? हमारे बंदे ने हमें धोखा दे दिया, क्या इसमें कस्टमर का कसूर है? वो क्यों हाई कॉस्ट बियर करे? नहीं कसूर ना। तो इसका मतलब 900 यूनिट्स जो मैं लॉस में दिखाऊंगी, मुझे यूनिट्स तो कम करने ही है, क्योंकि स्टॉक में 6900 यूनिट्स शो होने चाहिए, तो यूनिट्स कम होंगे। साथ के साथ अब ये बात ध्यान में रखना कि अगर मैं इसके ये वाले कॉलम देखो, आप ध्यान से, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस के ट्रीटमेंट्स में फर्क है। ठीक है, अब क्यों है वो फर्क, लॉजिक समझना। अब अगर मैं कह रही हूं कि 900 यूनिट्स का नुकसान कस्टमर बियर नहीं करेगा, तो अब आप देखो, अगर मैं यूनिट्स में से 900 माइनस कर दूं, आप पहले समझो गलती कहाँ होगी, 900 माइनस कर दूं तो मैं बोलूंगी 6900 यूनिट्स है अब मेरे पास। अगर मैं इसकी अमाउंट को इश्यू में नहीं डालती तो इफेक्ट सोचो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक में मेरे 6900 शो होंगे एंड इनकी वैल्यू शो होगी 219948, यही वाली वैल्यू शो होगी ना। अगर मैं इन दोनों को, अब मैं ये कह रही हूँ, ये देखो, अगर मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं डालती, लेट अस सपोज, क्योंकि अभी मुझे नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस नहीं क्लियर है, नहीं डालती तो क्या होगा, मैंने 900 यूनिट्स तो बाहर निकालने ही निकालने हैं, क्योंकि वो फिजिकली अपीयर नहीं हो रहे। अब वैल्यू मैं इसको कॉपी कर दूंगी, तो आप देखो कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अब एक यूनिट की कॉस्ट मुझे 219948 डिवाइडेड बाय 6900 दिखाई देगी, जो कि पहुंच गई 318.83। ये तो महंगा हो गया, कस्टमर को तो बियर नहीं करना। तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, सीधी सी एक सिंपल बात, एबनॉर्मल लॉस is treated like normal issues, ताकि कस्टमर की कॉस्ट नॉर्मल रहे, नॉर्मल इशू। अब इतनी वर्डिंग से आपको क्या लगेगा, नॉर्मल इशू है मतलब मेरे को इसकी क्वांटिटी भी डालनी है, मेरे को इसका जो रेट चल रहा है वो भी डालना है, तो ऑटोमेटिकली अमाउंट भी डल जाएगी। अब आप देखो, जो मेरे बैलेंस यूनिट 6900 थे वो उसी रेट पर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिन पर इनको होना चाहिए था। एक पैसा भी ये कॉस्ट महंगी नहीं हुई कस्टमर के लिए। ओके जी, तो एबनॉर्मल में हमें यूनिट्स तो कम करने ही है, हमें अमाउंट भी डालनी है, तो आप इसकी की लाइन लिख लो कि एबनॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड लाइक नॉर्मल इशू, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, अब बात आती है नॉर्मल लॉस की। अब 300 यूनिट अगर नॉर्मल लॉस हुए हैं, अब नॉर्मल है तो कस्टमर का की ड्यूटी बनती है ना, मैं उसके लिए इतना करती हूँ तो मेरे लिए नॉर्मल लॉस का बर्डन तो बियर करे। तो नॉर्मल लॉस का बर्डन बियर करना मतलब वो कॉस्ट बियर करे। अब कैसे सीखा था हमने, यूनिट्स तो कम होंगे ही होंगे, 6900 में से 300 तो कम होंगे ही होंगे, 6600 बढ़ाएगा, लेकिन कॉस्ट को हम नहीं छेड़ेंगे।
तो कॉस्ट हम नहीं छेड़ेंगे. वी विल कॉपी द टोटल कॉस्ट एंड फाइंड आउट द न्यू रेट विच विल बी नाउ इन्फ्लेटेड. थोड़ा सा महंगा हो जाएगा पहले से क्योंकि नॉर्मल लॉस है. ठीक है जी. So I hope all these changes that have been covered in your new module are now clear to you. And कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना. I am there with you till your exams. ठीक है जी. चलिए फिर, बाय फॉर नाउ, टेक केयर.